अस्सलाम वालेकुम। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के फ़िज़िक्स 1 के प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान मलिक। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ा था कि वन डायमेंशनल में इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह डिस्क्राइब होती हैं। अब आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। असल में प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन है जिसमें एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट्स एक्ट करते हैं। तो हमें इस केस के में दोनों डायरेक्शन ऑफ मोशन को लेना पड़ेगा, यानी एक्स डायरेक्शन ऑफ मोशन भी कंसिडर करने पड़ेंगे और वाई डायरेक्शन ऑफ मोशन भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेंगी, दो टाइप्स ऑफ इक्वेशन बनेंगी जिनमें वाई डायरेक्शन भी होगी और एक्स डायरेक्शन भी। तो इसके लिए हम देखते हैं, पहली स्लाइड की तरफ जाते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन। अ प्रोजेक्टाइल मूव्स इन अ वर्टिकल प्लेन दैट कंटेन्स द इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। Its trajectory depends only on v नॉट एंड ऑन द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि अगर हम कोई भी बॉडी को एक्स वाई प्लेन के अंदर थ्रो अप करें जिसकी वेलोसिटी v नॉट है, स्टार्टिंग वेलोसिटी जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी कह सकते हैं वो v नॉट है, तो वो एक ख़ास पाथ ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा जो जिसको हम प्रोजेक्टाइल या कह सकते हैं या पैराबोलिक पाथ भी कह सकते हैं, उस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा। ये एक प्लेन के अंदर ट्रेजेक्ट्री मौजूद होती है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट डिस्क्राइब है। क्योंकि एक्स डायरेक्शन के अंदर कोई भी एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रही होती, तो जो v कंपोनेंट है, vx कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी जो कि ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी से रिप्रेजेंटेड है, तो वो उसकी मोशन में इफेक्ट डालेगी। यानी हम देख सकते हैं कि डिफरेंट पॉइंट्स पे मोशन चेंज होता जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो इसी प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्ट्री पे मुख्तलिफ पॉइंट्स पे आपको वेलोसिटी के डिफरेंट वेक्टर्स डिस्क्राइब किए गए। अगर हम इनिशियल पॉइंट देखें जो कि फर्स्ट पॉइंट है, जो कि अगर हम v नॉट को देखें तो इसके दो कंपोनेंट्स बने हुए हैं जो कि v नॉट x जो कि x कंपोनेंट है और v नॉट y जो कि y कंपोनेंट है, इनिशियल कंपोनेंट्स पे डिवाइड। इसलिए अगर पॉइंट 1 पे जाएँ तो उसमें वेलोसिटी वेक्टर जो है v1 से डिस्क्राइब किया गया और उसके भी दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं। इस तरह अगला पॉइंट देखें जहाँ वेलोसिटी v2 से डिफाइन है, तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक कंपोनेंट मौजूद है जो कि vx है। यानी अगर हम वेक्टर की फॉर्म में अगर लिखें v2 को तो हमारे पास सिर्फ x कंपोनेंट आएगा, जो y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है वो 0 है क्योंकि सिर्फ x डायरेक्शन में मोशन इस पॉइंट पे मौजूद है। इसी तरह अगर हम थर्ड पॉइंट को देखें तो उसमें भी वेक्टर v3 से रिप्रेजेंटेड है और उसके भी हमारे पास दो कंपोनेंट्स बनाए गए हैं जो v3x है और v3y। इसमें जो v3y है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और उसकी डायरेक्शन जो है नेगेटिव डायरेक्शन में है। इस तरह अगर हम मुख्तलिफ पॉइंट्स पे देखें, जो v नॉट x है, v1x है, इधर डिस्क्राइब किया गया कि मुख्तलिफ जो वेलोसिटीज़ के वेक्टर हैं x कंपोनेंट्स को, उनको अलग-अलग डिस्क्राइब किया गया। और अगर हम y डायरेक्शन में देखें, जो v नॉट y फर्स्ट पॉइंट पे है, v1y है जो सेकेंड पॉइंट पे है, और इस तरह अगर हम इस पॉइंट पे देखें, इधर कोई वेक्टर डिस्क्राइब नहीं किया गया जो कि ये बता रहा है कि इस पॉइंट पे जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, उसी को थोड़ा एलेबरेट किया गया है डायग्राम को। इसमें यह है कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में है सिर्फ हमारे पास एक्सेलरेशन लग रही है, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी लग रही है जो कि वर्टिकल वेलोसिटी है, यानी जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का उस पर इफेक्ट डाल रहा है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का उस पर कोई नहीं इफेक्ट आता। यानी हम कह सकते हैं कि v नॉट x, v1x, v2x इज इक्वल टू v3x। हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है वो हमेशा सेम रहेगा क्योंकि कोई भी एक्सेलरेशन जो है हमारे पास ax जो है हमेशा 0 है। कोई एक्सेलरेशन, हमने इस केस में एयर रेजिस्टेंस जो है निगलेक्ट की हुई है। अगर कोई एयर रेजिस्टेंस मौजूद होती तो हमारे x कंपोनेंट में भी इफेक्ट पड़ता, तो यानी उसकी जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है वो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो सकता था डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन जो x डायरेक्शन में लग रही है। इसी तरह y डायरेक्शन में क्योंकि माइनस जी ग्रेविटेशन लग रही है, उसकी वजह से हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट में चेंज आ रही है। अब हम देखते हैं कि इसके अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करके x और y कंपोनेंट निकालें, यानी कोई भी पोजीशन पे देखेंगे उसकी x कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या है, y कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या है, या उसका x कंपोनेंट डिस्टेंस कितना है, y कंपोनेंट क्या है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। अगर हम देखें सिर्फ x मोशन के बारे में बात करें तो x डायरेक्शन में कोई हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं लग रही,
तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें जो कि डिफाइन होती है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, जिसमें वी एफ फाइनल वेलोसिटी है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, ए एक्सेलेरेशन और टी टाइम है। तो इस केस में क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ले रहे हैं तो हम कह सकते हैं ए एक्स वी एफ एक्स और टाइम डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। ए एक्स हमारे पास ज़ीरो है तो ये टर्म हमारे पास ज़ीरो आ जाएगी, तो हमारे पास जो वेलोसिटी की फॉर्म बन जाएगी वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स, यानी हमारे किसी भी टाइम पे फाइनल टाइम पे कोई भी टाइम यानी मोशन स्टार्ट होने के बाद किसी भी टाइम पे जो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो सेम रहेगा। इसी तरह अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें जो हम डिफाइन करते थे एक्स एफ इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी एक्स आई टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर, ये एक्स डायरेक्शन में हम कोई पोजीशन निकालना चाह रहे हो तो उसके लिए होगा, क्योंकि ए एक्स हमारे पास ज़ीरो है तो ये कंपोनेंट भी ज़ीरो हो जाएगा और हमारे पास जो टर्म बच जाएगी वो एक्स इज़ इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स ऑफ टी, और ये वो इक्वेशन बन जाती है। एक्स फाइनल पॉइंट है कि किस पॉइंट पे एक्स जो पोजीशन होगी प्रोजेक्टाइल की यानी बॉडी की वो किसी फाइनल पॉइंट पे क्या होगी, वो डिपेंड करेगी इनिशियल पोजीशन पे और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम पे। अब हम देखें अगर हम वाई डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात करें तो उसमें अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ वाई कंपोनेंट्स पे लगाएं तो वो हमारे लिए क्या बनेगी, वी एफ वाई इज़ इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई ऑफ टी, क्योंकि वाई डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है जो कि हमारे पास गिवन है ए वाई इज़ इक्वल टू माइनस जी, तो हम वो वैल्यू पुट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास मौजूद है वी नॉट वाई, तो हमारे पास जो आ जाएगा वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट फाइनल कंपोनेंट के भी टाइम टी पे वो होगा वी वाई इज़ इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस जी ऑफ टी, क्योंकि ए वाई हमारे पास माइनस जी है। इस तरह हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें जिसमें हमारे पास जो गिवन होता है वाई इज़ इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी वाई ऑफ आई प्लस टी प्लस हाफ ए वाई ऑफ टी स्क्वेयर, तो क्योंकि ए वाई हमारे पास माइनस जी है अगर हम वो वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो वर्टिकल पॉइंट है किस पॉइंट पे मौजूद होगा, यानी फाइनल पॉइंट वाई जो प्रोजेक्टाइल का होगा किसी टाइम टी पे वो क्या होगा वो हमें मिल जाए। अभी हमने देखा इक्वेशन ऑफ मोशन से कि एक्स और वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज़ क्या होंगे और पॉइंट्स क्या होंगे, प्रोजेक्टाइल की पोजीशन के पॉइंट्स क्या होंगे वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इन इक्वेशन ऑफ मोशन से हम डिफरेंट प्रोजेक्टाइल की रेंज वगैरह को निकाल सकते हैं या टाइम कि किस टाइम पे उसकी हाइट क्या होगी या कितना टाइम लगेगा प्रोजेक्टाइल को इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे पहुंचने तक। तो हम इन इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल और टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल और हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल को निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब अगर हम पहले देखें कंपोनेंट्स ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी के अगर प्रोजेक्टाइल का वेक्टर वी नॉट है तो उसके जो दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी के वो क्या हैं, वो बनते हैं वी नॉट एक्स, जैसा कि हमने वेक्टर्स के चैप्टर में पढ़ा था कि हम किस तरह वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में। हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो एक्स एक्सिस से वो अल्फ़ा नॉट है, तो हमारे पास ये कंपोनेंट आ जाता है वी नॉट साइन अल्फ़ा नॉट। तो यही कंपोनेंट्स हमने यहाँ लिखे हुए हैं एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। अब हम अगर हम देखें कि जो हमने पीछे इक्वेशन में निकाला था पोजीशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल वो क्या थी, वो हमारे पास थी वी नॉट ऑफ टी थी, वी नॉट एक्स ऑफ टी थी। तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है वो हमारे पास क्या है, वी नॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ऑफ अल्फा। क्योंकि हमने एक्स नॉट और वाई नॉट को ज़ीरो ले लिया कि हम ओरिजिन कर रहे हैं कि ओरिजिन है हमारा वो 0 0 है, यानी हम उसको ओरिजिनल पॉइंट ले रहे हैं ताकि वहाँ कोई एक्स को हमने ज़ीरो लिया हुआ और वाई नॉट को भी ज़ीरो लिया हुआ, इनिशियल जो पॉइंट है उनको हमने ज़ीरो कंसिडर किया हुआ। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी जो हमारे पिछली इक्वेशन बन रही थी वो थी वी नॉट एक्स टी प्लस एक्स नॉट था, इसमें एक्स नॉट ज़ीरो है हमारे पास, तो हमारे पास सिर्फ एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स ऑफ टी आ जाता है, और वी नॉट एक्स हमारे पास गिवन है वी नॉट कॉज अल्फ़ा नॉट ऑफ टी। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाती है पोजीशन वो ये आ जाती है। इसी तरह अगर हम देखें वाई पोजीशन की बात करें प्रोजेक्टाइल की वो क्या होगी, तो वो हमारे पास इक्वेशन थी वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी नॉट
वाई ऑफ टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो इसमें हमने वी नॉट वाई डाल दिया, यानी वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डाल दिया, इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट। तो हमारे पास इक्वेशन जो पोजीशन आ जाएगी प्रोजेक्टाइल का वाई कंपोनेंट, वो आ जाएगा वी नॉट साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। इसी तरह हमने जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकाले थे वी एक्स, वो हमारे पास था वी नॉट ऑफ एक्स। इस तरह वी वाई जो था हमारे पास वो था वी नॉट ऑफ वाई माइनस ऑफ जी टी। अब इसी तरह हमने अगर वी नॉट की वैल्यू डाल दें जो हमारे पास गिवन है वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा, तो हमारे पास कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट आ जाएगा अगर एक्स कंपोनेंट की वैल्यू डालेंगे, और वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा अगर हम वाई कंपोनेंट को डालेंगे सेकेंड इक्वेशन में। अब हम इन इक्वेशंस को यूज़ करके रेंज और हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब हमने लिया है कोई भी टाइम t1 लेते हैं जिसमें वी वाई इज इक्वल टू 0 है। जैसा कि मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल को अगर हम ड्रॉ करें तो हमारे पास है इस तरह। तो वी वाई जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कब ज़ीरो होता है, जब हम मैक्सिमम पॉइंट पे होते हैं, इस पॉइंट पे जहाँ सिर्फ वी एक्स हमारे पास होगा और वी वाई इस केस में हमारे पास 0 होता है। तो इस टाइम पे जब प्रोजेक्टाइल पॉइंट पे मौजूद होगा तो हमने उसको कह दिया कि वो पॉइंट है, वो टाइम है t1। तो उसके लिए हमारी इक्वेशंस में क्या तब्दीली आएगी, जो हमारे पास वाई डायरेक्शन ऑफ मोशन इक्वेशन है वो इस तरह गिवन है वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा नॉट माइनस जी टी। अगर इसके अंदर हम वी वाई इज इक्वल टू 0 पुट करें तो हमारे पास जो इक्वेशन बचती है वो इज इक्वल टू होती है t1, क्योंकि हमने टाइम को t1 से डिफाइन कर दिया, t इज इक्वल टू t1 कह दिया हमने, तो t1 इज इक्वल टू वी नॉट वाई ओवर जी आ जाएगी। और वी नॉट वाई हमारे पास इनिशियल जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो है वी नॉट साइन अल्फा नॉट। हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास ये टाइम आ गया। कितना टाइम लगेगा प्रोजेक्टाइल को इस पॉइंट से जाते हुए इस पॉइंट तक, तो ये होगा वी नॉट साइन अल्फा नॉट ओवर जी। अब इस पॉइंट पे जो हमारे पास हाइट होगी, हम इसे कह देते हैं कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल है, हम इसको h कह देते हैं। एट टाइम t1 हाइट विल बी h। तो हम इक्वेशन y कंपोनेंट ऑफ इक्वेशन में अगर डालें जो हमने पिछले निकाली है y इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें अगर हम ये वैल्यू डालें t की वैल्यू क्योंकि हमने निकाल ली है पिछले पार्ट में, तो हम t की वैल्यू डाल दी हमने जो कि ये गिवन है इस जगह से वी नॉट साइन अल्फा नॉट ओवर जी। और इसी तरह हम माइनस हाफ जी टी स्क्वायर में t की वैल्यू सेकंड पार्ट में भी डाल दी। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो आ जाती है वो ये है कि मैक्सिमम हाइट जो प्रोजेक्टाइल अटेन कर सकता है, अचीव कर सकता है, वो क्या होगी। वो डिपेंड करेगी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी पे, किस एंगल पे किस एंगल पे हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है या प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है, वो एंगल पे डिपेंडेंट होगी। यानी हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल सिर्फ दो कंपोनेंट्स पे मैटर कर रही है, एंगल और इनिशियल वेलोसिटी पे, और इसका कोई चीज़ पे इफेक्ट नहीं आ रहा। ग्रेविटी क्योंकि कांस्टेंट है तो हम वो हर जगह ही कांस्टेंट रहेगी नियर द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि हम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल कैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइम t2। कोई भी हमने टाइम t2 डिफाइन कर दी व्हेन द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। जैसे कि हमने टाइम t1 लिया था कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगा, और हम इस पॉइंट को ले देते हैं कि टाइम t2 है, और हमने ये सेंटर पॉइंट लिया था जिस पे पॉइंट t1 था कि प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पे होगा तो टाइम t1 था, और इस पॉइंट पे जब वो दोबारा सरफेस को हिट करेगा तो हमने उसको टाइम t0 ले लिया, t2 ले लिया सॉरी। क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सेंटर में होगा t1, तो हम ये कह सकते हैं कि इतना डबल टाइम ही, उतना ही टाइम और लगेगा प्रोजेक्टाइल को वापस नीचे आते हुए, यानी जो ग्राउंड को हिट करते हुए। यानी ये पार्ट और ये पार्ट जो है दोनों हैं, अगर हम इसको पार्ट ए कह लें पार्ट बी कह लें, इन दोनों पार्ट्स को कवर करते हुए प्रोजेक्टाइल को इक्वल टाइम लगेगा, जो कि t1 इज इक्वल टू दिस पार्ट ऑफ द होगा, यानी ये भी t1 के बराबर ही होगा टाइम। तो हम कह सकते हैं तो जो टाइम t2 टोटल होगा प्रोजेक्टाइल को इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में, वो डबल ऑफ द t2 शुड बी इक्वल टू 2t1। तो हमने वही किया, t2 इज इक्वल टू 2t1, t1 की वैल्यू डाल दी जो पीछे निकाली थी वी नॉट वाई ओवर जी। वी नॉट वाई हमें पता है वी नॉट साइन अल्फा नॉट है। तो इस तरह हमारे पास टाइम आ गया कि प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगेगा फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट जाते हुए। तो ये हमें टाइम दे सकता है प्रोजेक्टाइल का, पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाते हुए हमें कितना टाइम लगता है प्रोजेक्टाइल को। तो हमें अगर कोई वैल्यूज़ गिवन हो, इनिशियल वेलोसिटी की गिवन हो और एंगल गिवन हो, तो हम बता सकते हैं
कि कितना टाइम लगेगा प्रोजेक्टाइल को इनिशियल से फाइनल जाते हुए। अब अगर हम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल की बात करें तो उसके लिए हमारे पास हमने पहले निकाली थी जो इनिशियल पोजीशन थी वो हमारे पास गिवन थी वी नॉट एक्स ऑफ टी से। वी नॉट एक्स हमें पता था वी नॉट कॉज ऑफ एल्फ़ा है, नॉट ऑफ टी है। अब इस केस में क्योंकि हम रेंज ऑफ द निकाल रहे हैं, हमने इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जाना है, जो टोटल रेंज होगी प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज कि एक्स डायरेक्शन में, यानी अगर 1 मीटर से हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका है या 0 से फेंका है तो वो कितने 10 मीटर तक जा रहा है, 5 मीटर तक जाके प्रोजेक्टाइल गिरता है, कितनी दूर तक गिरता है, तो उसके लिए देख सकते हैं। क्योंकि हमने इसमें टाइम t2 कंसिडर किया क्योंकि इनिशियल से फाइनल तक पहुंचते हुए टाइम t2 लग रहा है, तो इस केस में हम टाइम जो होगा वो ये वाला लेंगे जो हमने भी निकाला है t2 टाइम को। तो अगर हम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल डालें, r हमने रेंज से डिफाइन कर दिया, x को हमने r कह दिया, कितनी रेंज है प्रोजेक्टाइल की, और टाइम जो हमने वो t2 ले लिया। तो हम वैल्यूज़ अगर प्लग करें तो वी नॉट कॉस अल्फ़ा नॉट t2 और t2 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है टी वी नॉट साइन अल्फ़ा नॉट अवर g। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल आ जाती है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा नॉट अवर g आ जाती है, जो हमें बता रही है कि वी नॉट किस पे डिपेंड कर रहा है, वी नॉट पे डिपेंड कर रही है रेंज और एंगल पे डिपेंड कर रही है, यानी और कोई चीज़ नहीं है जो कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इस चीज़ पे डिपेंड कर सकता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन से, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम प्रोजेक्टाइल की रेंज और प्रोजेक्टाइल का टाइम, कितना टाइम लगेगा उससे इनिशियल से फाइनल पोजीशन में आते हुए, और कितना उसकी हाइट है, कितनी हाइट मैक्सिमम हाइट एक प्रोजेक्टाइल अचीव कर सकता है, वो हम निकाल सकते हैं यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि हम इन इक्वेशंस को कैसे यूज़ करके कोई कंडीशन निकाल सकते हैं कि अगर हम 2 डायमेंशनल मोशन की बात करें। आइए स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल है, अ मंकी एस्केप्स फ्रॉम द जू एंड क्लाइम्स अ ट्री, आफ्टर फॉलिंग टू entice the monkey down, the zookeeper fires a tranquilizer dart directly at the monkey. The monkey lets go the instant the dart leaves the gun, so that the dart will always hit the monkey provided that the dart reaches the monkey before it hits the ground and runs away. इसकी हम फिजिकल पिक्चर देख सकते हैं कि जो एग्जांपल में बताया गया कि एक जो जू कीपर है वो एक डार्ट जो है ट्रैंक्विलाइजर डार्ट शूट करता है मंकी की तरफ, जो कि एक दरख्त पे बैठा हुआ। मगर जैसे ही वो डार्ट को शूट करता है तो मंकी जो है वो जंप मार देता है, मतलब उधर से लेट गो ऑफ द ट्री ब्रांच, यानी ब्रांच से जो ट्री की ब्रांच है उससे शाख से जंप मार देता है। अब हमने कंडीशन निकालनी है कि क्या कंडीशन होगी कि जो डार्ट है वो मंकी को हिट कर जाए ड्यूरिंग द फॉल, यानी वो गिरने के दौरान उसको मंकी को जो है वो डार्ट को हिट कर जाए, कि वो नीचे गिर के भाग ना जाए, तो उसको पकड़ने के लिए। अब इसमें डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमें बताया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से रिप्रेजेंट की हुई है कि वो एक एंगल अल्फ़ा नॉट बना रही है विद एक्स एक्सिस। मंकी एक ख़ास हाइट पे मौजूद है। अगर उसने एक डॉटेड लाइन भी शो की हुई है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर कोई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मौजूद ना हो तो डार्ट की जो डायरेक्शन होगी मोशन की वो क्या होगी, वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगी, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से जो पैराबोलिक या ट्रेजेक्टरी बन रही है वो पैराबोलिक मोशन सिर्फ ग्रेविटी की वजह से बनती है। जो ओरिजिनल डायरेक्टरी है वो ये रिप्रेजेंट की हुई है ब्लू लाइन से। ये ट्रेजेक्टरी और डार्ट है विद ग्रेविटी। और डी हमें डिस्टेंस बताया हुआ है कि मंकी जो है कितनी दूर मौजूद है एक्स एक्सिस के उस पोजीशन से, जू कीपर से, और अपनी उसकी पोजीशन में जो डिस्टेंस है वो डी है, और उसकी जो हाइट है वो डी tan अल्फ़ा नॉट है कि कितनी हाइट पे जो है मंकी मौजूद है। डी tan अल्फ़ा नॉट हम सिंपली निकाल सकते हैं। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल अल्फ़ा नॉट है, ये डी है हमारे पास, तो हमारे पास tan जो होता है tan अल्फ़ा नॉट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमने ये परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस इंटू tan अल्फ़ा नॉट, और बेस हमारे पास डी है तो वो डी tan अल्फ़ा नॉट हमारे पास निकल आता है। अब हम कंडीशन देखते हैं, हम क्या कंडीशन निकाल सकते हैं कि वो डार्ट उसको हिट करे मंकी को। द मंकी ड्रॉप स्ट्रेट डाउन सो एक्स मंकी इज इक्वल टू डी, यानी हमारे पास जो मंकी की पोजीशन थी वो डी ही थी स्टार्टिंग पोजीशन से एट ऑल टाइम्स। तो जो हम प्रोजेक्टाइल जो है हमारा वो क्या है, वो डार्ट है जो जू कीपर थ्रो कर रहा है। तो हमारे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन से देखा हुआ था कि एक्स जो था वो था एक्स डायरेक्शन ऑफ मोशन वो वी नॉट ऑफ एक्स ऑफ टी था, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई और एक्सेलरेशन 0 है एक्स,
तो हमारे पास सिर्फ ये इक्वेशन आएगी। एक्स नॉट हमने 0 अगर ले लें इसमें डार्ट के लिए तो वो हमारे पास, और हमारे पास वी नॉट एक्स क्या आ जाएगा, वो वी नॉट कॉस अल्फा टी है। तो हमारे पास जो पोजीशन है एक्स की, डार्ट की जो पोजीशन है वो हमारे पास आ जाती है एक्स डार्ट इज इक्वल टू वी नॉट कॉस अल्फा नॉट ऑफ टी फॉर द टाइम टी व्हेन दीज एक्स कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल। अब हमने कंडीशन निकालनी है कि एक्स मंकी इज इक्वल टू एक्स डी, यानी कितना टाइम लगेगा जब जो पोजीशन ऑफ द मंकी है और एक्स कंपोनेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ मंकी और एक्स कंपोनेंट ऑफ डार्ट जो है वो बराबर हो जाए। उस कंडीशन से हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाती है, यानी एक्स मंकी हमारे पास पता है कि हमें वो हर टाइम पे डी है, तो एक्स डार्ट जो है वो कब डी होगा वो हम इस कंडीशन से निकाल सकते हैं, डी इज इक्वल टू वी नॉट कॉज अल्फा नॉट ऑफ टी। तो इससे हमारे पास टाइम आ जाएगा टी इज इक्वल टू डी वी नॉट कॉज अल्फा डी ओवर वी नॉट कॉज अल्फा नॉट। ये हमें टाइम बता रहा है कि कब एक्स कंपोनेंट ऑफ मंकी और एक्स कंपोनेंट ऑफ डार्ट जो है वो इक्वल हो जाएंगे। अब एक्स कंपोनेंट दो हो गए, मगर हमने इसके लिए हमें वाई कंपोनेंट की ज़रूरत है, क्योंकि हम 2 डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं। तो दोनों पॉइंट्स दोनों जो डार्ट हैं और मंकी एक पॉइंट पे कब मौजूद होंगे, जब उनका एक्स कंपोनेंट भी इक्वल हो और वाई कंपोनेंट भी इक्वल हो। तो अब दूसरे केस के लिए हम देखेंगे वाई कंपोनेंट कब इक्वल होगा। उसकी इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास वाई मंकी शुड बी इक्वल टू वाई ऑफ डार्ट। द मंकी इज़ इन 1 डायमेंशनल फ्री फॉल, यानी कि वो सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा है, यानी उसका एक्स कंपोनेंट सेम है और वाई कंपोनेंट उसका चेंज हो रहा है। अब उसकी पोजीशन को मालूम करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे पास थी वी एफ इज़ इक्वल टू वी नॉट प्लस वी आई वाई ऑफ टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस क्योंकि मंकी ने जंप किया एक ख़ास हाइट से, जो हमने d10 अल्फ़ा नॉट ली हुई थी जो वाई डायरेक्शन में थी उसकी। अब क्योंकि मंकी ने अपने आप को सिर्फ छोड़ दिया है, ब्रांच को छोड़ दिया है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वी आई वाई वो उस पॉइंट पे 0 होगी। उसकी कोई ना कोई फाइनल वेलोसिटी होगी, मगर क्योंकि उस टाइम पे उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी मौजूद नहीं थी, तो हम वी आई वाई जो होगा वो 0 ले लेंगे। और क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस केस में ए वाई जो होगा वर्टिकल एक्सेलरेशन वो हमारे पास माइनस जी आ जाएगा। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करें, वाई नॉट हमारे पास d10 अल्फ़ा नॉट था और जो ए वाई है वो हमारे पास माइनस जी है। तो हम प्लग करें तो हमारे पास पोजीशन ऑफ द मंकी आ जाएगा किसी भी टाइम टी पे, जो कि d10 अल्फ़ा नॉट जो वाई नॉट से आया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एक्सेलरेशन से आया, क्योंकि ए की वैल्यू हमने माइनस जी पुट कर दी। तो अब हम कंडीशन लगाएं कि वाई मंकी इज इक्वल टू वाई डार्ट होना चाहिए। ये वही बात है कि जो इनिशियल पोजीशन ऑफ द मंकी है वो क्या होगी, ये वो गिवन है हमें। अब दूसरी कंडीशन अगर हम लगाएं कि अब हम डार्ट की पोजीशन निकालना चाहें, द पोजीशन ऑफ द डार्ट, वो उसके लिए भी हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे कि उसकी वाई पोजीशन क्या होगी, तो वो हम निकाल सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि हम डार्ट की पोजीशन निकाल सकते हैं कि उसकी वाई कंपोनेंट डार्ट का जो होगा वो क्या होगा। उसके लिए अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को रिमाइंड करें, वाई एफ इज़ इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी आई वाई ऑफ टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस केस में हमारे पास वी नॉट जो है वो पोजीशन हमारे पास 0 थी, क्योंकि जो डार्ट थी वो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन था तो वो इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हुआ था। उस केस में हमारे पास जो वी इनिशियल होगा, वी नॉट ऑफ वाई कह लो या वी आई कह लो उसे, वो हमारे पास 0 होगा। तो हमारे पास ये सेकंड पार्ट जो होगा इसका 0 हो जाएगा, और जो हमारे पास ए वाई होगा डार्ट के लिए वो भी माइनस जी है। तो उससे हम लिख सकते हैं वी जो वाई डार्ट इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फ़ा नॉट इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। वी नॉट साइन अल्फ़ा नॉट हमारे पास जो है इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है, वी नॉट ऑफ वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फ़ा नॉट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हम जो वाई कंपोनेंट ऑफ द पोजीशंस हैं उनको भी इक्वेट करके हम निकाल सकते हैं कि क्या कंडीशन होगी जिस पे जो दोनों डार्ट और मंकी एक पोजीशन पे मौजूद होंगे। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम वाई मंकी इज इक्वल टू वाई डार्ट कर लें। तो ये कंडीशन है कि ये बराबर होंगे, तो तभी जो डार्ट है वो मंकी को हिट कर सकेगी। तो इसके लिए हम कर सकते हैं वाई मंकी इज इक्वल टू वाई डार्ट। हमारे पास वाई डार्ट की ये इक्वेशन मौजूद है, और वाई मंकी की जो इक्वेशन है वो हमारे पास पीछे ये मौजूद थी। तो वाई मंकी इज इक्वल टू d10 अल्फ़ा नॉट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हम इन दोनों को इक्वेट करें अगर, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है जो कंडीशन रिप्रेजेंट कर रही है कि
मंकी और डार्ट आपस में हिट कब कर सकते हैं। ये कंडीशन फुलफिल होगी तो वो डार्ट जो है वो मंकी को हिट करेगी। माइनस हाफ जी टी स्क्वायर दोनों साइड पे आता था, वो कैंसिल आउट हो गया। अगर हम इसको वैल्यूज़ को पुट करें तो वो डी टेन अल्फ़ा नॉट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आता है, और वाई डार्ट के लिए भी हमारे पास आ जाता है वी नॉट साइन अल्फ़ा नॉट ऑफ टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती हैं और हमारे पास सिर्फ ये दो टर्म्स बच जाती हैं। ये दो टर्म्स वो कंडीशन बयान कर रही हैं कि किस कंडीशन पे जो है हमारी जो डार्ट है वो मंकी को हिट करेगी और वो नीचे गिर जाएगा। आज के लेक्चर में हमने देखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन है और हमने उसको किस तरह सॉल्व किया। हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी यूज़ करते हुए प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व किया और इसकी एक एग्जांपल भी देखी। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। किसी और दिन फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।